अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे और उनकी आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे पास लेक्चर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम उसके कंपैरिजन और चंद डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है भी इसी टॉपिक पर कि कंपैरिजन्स ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए तो आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके अंदर इफ स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर, एल्स इफ स्ट्रक्चर और स्विच स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। तो इफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसको देखते हैं शॉर्टली पॉइंट्स की फॉर्म में भी कि इट इज अ सिंपल इफ स्ट्रक्चर। ये सिंपल इफ स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके अंदर एक सिंपल कंडीशन यूज हो रही है और कंडीशन की बेस पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वही ब्लॉक स्किप कर रहा है और बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जा रही होती है। सो इट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है और वो कंडीशंस के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज स्किप्स। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सी इसकी वर्किंग कि ये कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर जाएंगी, अदरवाइज वो इन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। तो बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम देखें इफ एल्स स्ट्रक्चर तो इसे हम इफ विद वन अल्टरनेटिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर यूज हो रहे हैं। अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है तो दूसरा स्किप होगा, और अगर पहला स्किप होता है तो दूसरा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो इसी वजह से इसे टू वे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रहा है कि दो रास्ते हैं, दो वेज हैं, दो मेथड, दो ब्लॉक्स हैं, दो में से किसी एक ब्लॉक को सिस्टम ने सिलेक्ट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन। किसकी बेस पर? बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगेन कंडीशन ट्रू होगी तो जो ट्रू ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा, जबकि फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही पॉइंट्स यहां पर आप लिख सकते हैं। इफ with one alternative means it is also called if with one alternative. It is a two-way decision making structure. It executes one block of statements from two given blocks. If condition is true, then true block executes and false block skips, and vice versa. बट जब भी वाइस वर्सा मीन्स इसका उलट कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब ट्रू ब्लॉक स्किप हो जाएगा और फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये रहा हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर, उसे डिटेल में भी देखा, उसके प्रोग्राम्स भी हमने प्रैक्टिस किए, तो वो हमारे पास आ जाता है एल्स इफ स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफ विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। पहले भी आपको बताया जा चुका है और अब दोबारा बता रहे हैं कि एल्स इफ स्ट्रक्चर, जिसे हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज हो रही होती हैं और उनके अगेंस्ट रिस्पेक्टिव मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है उससे रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो ब्लॉक स्किप हो जाता है और नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। और अगर कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करे या ट्रू ना हो तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यही चीज हम इधर शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं इफ विद मल्टीपल अल्टरनेटिव, कि ये इफ विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स भी कहलाता है। इट सिलेक्ट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। ये मल्टीपल ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा, लेकिन किस बेस के ऊपर? बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस। मींस के एक
हर ब्लॉक की अपनी एक कंडीशन होगी, बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें से जो कंडीशन ट्रू होगी उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसके अंदर ये हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, यूज फॉर मेन्यू सिलेक्शन, मींस एक ऐसा मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जो कि मेन्यू सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ओके बच्चों, स्विच स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एल्स इफ स्टेटमेंट, मतलब हम कहते हैं कि ये एल्स इफ की तरह काम करता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस भी है और वो हम डिफरेंस में भी डिस्कस करेंगे। कैसा डिफरेंस कि एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज हो रही होती हैं और जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होना होता है वो अपनी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाता है, स्किप हो जाता है। लेकिन स्विच स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल कंडीशंस या कोई कंडीशन यूज नहीं होती, इसके अंदर एक्सप्रेशन यूज होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू ना या तो इंटीजर होगी या कोई कैरेक्टर कांस्टेंट होगी यूज हो रही होती है, और ये डिफरेंट केसेस के साथ अपनी वैल्यू को मैच करता है और उसकी बेस पर रिस्पेक्टिव ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। It selects a block of statements to execute based on single value. वो सिंगल वैल्यू कौन सी होगी? सिंगल वैल्यू या तो इंटीजर होगी या कैरेक्टर कांस्टेंट होगी। सो बच्चों, इसके कंपैरिजन के मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। सो बच्चों, रिमेनिंग पार्ट्स एल्स इफ स्ट्रक्चर और स्विच स्टेटमेंट के। ये वाला ब्लॉक आपके एल्स इफ स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा और ये वाला ब्लॉक आपके स्विच स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। एल्स इफ स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड स्किप्स ऑल अदर कंडीशंस विद देयर ब्लॉक्स, और बाकी तमाम कंडीशंस को स्किप कर देगा। जबकि अगर स्विच स्ट्रक्चर के बारे में देखें, इट executes a single value is compared with the constant specified after each case। जो हमने सिंगल एक्सप्रेशन की वैल्यू देखी वो या तो इंटीजर है या कांस्टेंट है, उसको कंपेयर करता है केस के आगे लेबल कांस्टेंट के साथ टू एग्जीक्यूट द रिस्पेक्टिव ब्लॉक इफ इट मैचेस। मतलब दोनों को कंपेयर कर रहा है, केस के सामने जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है और जो एक्सप्रेशन की कांस्टेंट रिटर्न वैल्यू आ रही है, दोनों को आपस में कंपेयर करता है और जिस केस के साथ वो वैल्यू मैच कर जाती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है और बाकी तमाम केसेस को इग्नोर कर देता है। कैसे? बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज की होगी तो वो नेक्स्ट केस की वैल्यूज को और स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर देगा। कब तक करता जाएगा? जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती या आपका स्विच स्ट्रक्चर एंड नहीं हो जाता। एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ एग्जिस्ट। मींस अगर जितनी भी कंडीशंस गिवन है एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर तमाम की तमाम फॉल्स हो जाती हैं, तब एल्स स्ट्रक्चर मौजूद हो तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं मौजूद तो कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्रक्चर चला जाएगा। जबकि अगर हम स्विच स्ट्रक्चर में देखें, इफ देयर इज नो मैच then default block of statement will execute if exist। अगेन स्विच स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफॉल्ट ब्लॉक है जो कि ऑप्शनल है। एल्स इफ स्ट्रक्चर की तरह एल्स इफ स्ट्रक्चर में एल्स ऑप्शनल है और स्विच स्ट्रक्चर के अंदर आपका डिफॉल्ट ब्लॉक ऑप्शनल है। ये कब एग्जीक्यूट करता है? अगर ये मौजूद है और तमाम के तमाम केसेस के साथ वो एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं कर रही, तब बाय डिफॉल्ट जो हमने स्टेटमेंट रखी होंगी वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। बच्चों, ये रहा आपके पास कंपैरिजन तमाम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स का। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसे हम डिस्कस करते हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ एंड स्विच स्ट्रक्चर। अभी हमने जो देखा वो इसका कंपैरिजन था, अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो बच्चों, अगर हम देखते हैं एल्स इफ स्ट्रक्चर में इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ कंडीशन आइदर ट्रू और फॉल्स। इसकी जो एग्जीक्यूशन है एल्स इफ स्ट्रक्चर की, वो कंडीशन के रिजल्ट्स पर डिपेंड कर रही होती है, आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक
स्किप कर जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट कंडीशन पर मूव कर जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर स्विच स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज डिसाइडेड बाय यूजर। मींस एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के कौन से ब्लॉक ने एग्जीक्यूट करना है वो यूजर डिसाइड करता है। कैसे? बाय एंटरिंग इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको मंथ की लिस्ट दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है मंथ नंबर इंटर करें और मंथ का नेम खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाएगा। मींस यूजर ने वो नंबर इंटर किया और उस नंबर की बेस के ऊपर उसका नेम खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि एलजीफ स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट यूजेस मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट्स फॉर मल्टीपल चॉइसेस। मींस मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और वो डिपेंड किस पर कर रहे हैं? मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हर ब्लॉक के साथ कोई ना कोई कंडीशन होगी, वो ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा? अगर तो वो कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट स्विच स्ट्रक्चर, इसके अंदर इट यूजेस सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। आपने पिछले लेक्चर में स्विच स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि एक एक्सप्रेशन होता है और मल्टीपल केसेस होते हैं। मींस उसकी मल्टीपल चॉइसेस हैं कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू उन चॉइसेस में से किसी भी एक चॉइस के साथ मैच कर जाती है। इट चेक्स फॉर इक्वालिटी एज वेल एज फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। एलजीफ स्ट्रक्चर इक्वालिटी को भी चेक करता है, आइदर बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, और उसके साथ साथ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी चेक कर रहा होता है। जबकि स्विच स्ट्रक्चर के अंदर चेक्स ओनली फॉर इक्वालिटी। मींस ये दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तब ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर इक्वल नहीं है तब उन्हें स्किप कर देगा। इसके रिमेनिंग डिफरेंसेस के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं कि मजीद क्या डिफरेंसेस हैं एलजीफ स्ट्रक्चर और स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा बच्चों, ये एलजीफ स्ट्रक्चर और ये स्विच स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास मजीद पॉइंट्स हैं। इन्हें आप देखें कि एलजीफ स्ट्रक्चर इवैल्यूएट्स इंटीजर, कैरेक्टर और लॉजिकल एक्सप्रेशन। एलजीफ स्ट्रक्चर क्या करेगा? हमारे पास इंटीजर को भी, कैरेक्टर को भी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी इवैल्यूएट कर सकता है, चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? लॉजिकल एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस जिनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स फॉर्म में जनरेट किया जा सके। और ये कैसे बनाए जाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस? ये बेसिकली हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स, या दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बन रहे होते हैं। अब बेटा देखिए, अगर हम देखते हैं स्विच स्ट्रक्चर में, तो स्विच स्ट्रक्चर इवैल्यूएट्स ओनली कैरेक्टर और इंटीजर कांस्टेंट। ये मेन डिफरेंस है हमारे पास एलजीफ स्ट्रक्चर एंड स्विच स्ट्रक्चर के अंदर, कि एलजीफ स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट किए जा सकते हैं, जबकि स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कैरेक्टर और द इंटीजर कांस्टेंट्स को सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द केस वैल्यूज, जबकि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। एलजीफ स्ट्रक्चर मल्टीपल रेंजेस को चेक करता है, जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू भी आ रही होती है और कोई मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही होती है। मतलब क्या हम कहते हैं कि वैल्यूज चेक करो 0 से 100 के दरमियान, या अपर केस लेटर्स को चेक करो। अब अपर केस कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक आ जाता है। इसी तरह से 0 से 100 की बात की तो 0 से ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा होगा और ऐसा नंबर जो 100 से छोटा होगा, उनके लिए ये कंडीशंस ट्रू कर सकता है। मींस ये रेंज ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं। जबकि हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर कैन नॉट चेक रेंज ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर हम कोई किसी रेंज को नहीं चेक कर सकते, क्योंकि केस के सामने जो लेबल कांस्टेंट आएगा वो भी इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है। इसी तरह जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट भी या तो कोई इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकता या कोई बुलियन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, एलजीफ स्ट्रक्चर इज लेस कॉम्पैक्ट। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं एलजीफ स्ट्रक्चर को यूज करते हुए तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है और इसका साइज भी बड़ा हो जाता है, जबकि स्विच स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्पैक्ट
आप देखें तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हमें बार बार कंडीशंस लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन स्विच स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशंस है ही नहीं, इसका साइज ज्यादा कम्पैक्ट किया जा सकता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मल्टीपल ब्लॉक्स में से, और वो किस बेस पर? कंडीशन की बेस पर। जिस भी ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी तमाम ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे। जबकि स्विच स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल ब्लॉक्स अंटिल द ब्रेक इज नॉट एग्जीक्यूटेड और द स्विच स्ट्रक्चर इज नॉट टर्मिनेटेड। तो बच्चों, अगर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट किसी केस के एंड में नहीं यूज की गई, ये कोई लॉजिकल एरर नहीं है, या हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर भी नहीं है, बल्कि ऐसा हम कर सकते हैं कि ब्रेक को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि एक केस के ट्रू होने के ऊपर मल्टीपल केसेस की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। कब तक? जब तक कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होती या स्विच स्ट्रक्चर एंड नहीं हो जाता। अब इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं, दोनों के सिंटैक्स को कंपेयर भी करके देख लें कि इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे पास इफ के बाद कंडीशन 1 आ रही है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तब ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं तो कंट्रोल मूव हो रहा है कहां पर? एल्स इफ के ऊपर, और सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तब ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहली कंडीशन स्किप हो गई और बाकी तमाम भी स्किप हो जाएंगी। कब? अगर कंडीशन 2 ट्रू है। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं होती देन कंडीशन 3 चेक होगी। कंडीशन 3 भी ट्रू नहीं है, कंडीशन 4, 5 टिल कंडीशन n, ये तमाम कंडीशंस को 1 बाय 1 चेक करता रहेगा। कब तक? जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अगर कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तब ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, इन केस कि ये हमने यूज किया हो अपने प्रोग्राम से। अगर नहीं किया तो ये प्रोग्राम इस स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देगा। स्विच स्ट्रक्चर के सिंटैक्स की तरफ आते हैं। स्विच के सामने हम देख रहे हैं कि कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल आ रहा है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट कांस्टेंट या कैरेक्टर हो, या फिर वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो इंटीजर हो या कैरेक्टर टाइप हो। इसकी वैल्यूज के ऊपर हम क्या करते हैं? इन केसेस को मैच करते हैं। केस लेबल 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेबल 1 की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। अगर तो दोनों मैच कर जाती हैं देन ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल आउटसाइड द स्ट्रक्चर चला जाएगा। अगर आपका ये लेबल 1 की वैल्यू एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच नहीं करती देन सेकंड केस के ऊपर कंट्रोल मूव कर जाएगा और सेकंड लेबल के साथ उसको चेक करेगा। अगर दोनों मैच कर गए तब एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ब्लॉक, नहीं तो स्किप हो जाएगा। अगला केस चेक होगा, कब तक? जब तक हमारे पास कोई केस ट्रू नहीं होता, ये तमाम केसेस को चेक करता रहेगा। इन केस अगर कोई केस ट्रू नहीं हुआ फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट है और डिफॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तो ये मौजूद है, और अगर ये मौजूद नहीं है तब कंट्रोल डायरेक्टली टर्मिनेट कर जाएगा और प्रोग्राम की रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो हमने कंपैरिजन डिस्कस किए और उसके साथ साथ डिफरेंसेस को डिस्कस किया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से कोई एक टॉपिक आपके पेपर में भी जरूर आता होता है, तो इसे अच्छे से याद करना है आपने और बार बार लिखना भी है। इसके साथ साथ आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।